हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 6 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। हालांकि आज के लिए पीआईबी में कम ही आर्टिकल थे, लेकिन आज किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीआईबी कितना इंपॉर्टेंट है इसको देखते हुए मैं कोई भी आर्टिकल हो इनको इंक्लूड कर लेता हूँ और इसमें कवर कर देता हूँ। ठीक है, भले ही मैं वो वापस करंट अफेयर्स में रिवाइज करता हूँ, डजेंट मैटर, लेकिन मैं पीआईबी में ज़रूर ले लेता हूँ ताकि कुछ छूटे ना। आज का पहला हमारा आर्टिकल है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ये नागपुर में थे। इन्होंने कहा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, यानी 5+3+3+4, पहले आपका 10+2 पैटर्न था, अब क्या होगा नई एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी कह रहे थे जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो महात्मा गांधी जी की नई तालीम टर्म को सार्थक करती है। महात्मा गांधी जी जो नई तालीम शब्द यूज़ करते थे वो मदर टंग के लिए यूज़ करते थे कि नई तालीम जब भी बच्चों को मिले वो मातृभाषा में मिले। तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी इस बात को वैल्यू देती है कि क्लास 8th तक आपको जो तालीम यानी शिक्षा मिल रही वो मदर टंग में दी जाए। कई सारे स्टेट इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी इन्होंने कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी महात्मा गांधी जी के उस टर्म को सार्थक करती है जिसमें उन्होंने कहा था कि नई तालीम मदर टंग में होनी चाहिए, यानी जो स्कूल लेवल पर शिक्षा का माध्यम है वो मदर टंग होना चाहिए। तो नई तालीम टर्म को सार्थक किया किसने? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी कहाँ बात ये बोल रहे थे? तो वर्धा में महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी, इसकी सिल्वर जुबली हो रही थी। वहीं पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी बोल रहे थे नई तालीम के विषय में। ये नई तालीम शब्द जो है ये प्रपोज किया गया महात्मा गांधी जी द्वारा 1937 में, 1937 में। कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र में, नागपुर के पास है, वहाँ पर नई तालीम शब्द दिया गया महात्मा गांधी जी द्वारा 1937 में। ये बात आपको याद रखनी है। हिंदी बहुत प्रचलित रही, इसीलिए हमारी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा भी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे सम्मानित किया गया है। संविधान की राजभाषा है हिंदी। उसके अलावा जो हमारी 8वीं शेड्यूल 8th शेड्यूल है उसमें अन्य भाषाओं को रिस्पेक्टेड प्लेस दिया गया है उनके हिसाब से। तो ये महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी कहाँ है? वर्धा में है। उसकी सिल्वर जुबली यानी 25 वर्ष पूरे हो गए थे, उसी को जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी दौरान हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने अटल बिहारी वाजपेयी भवन, चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्टल, इसकी भी आधारशिला रखी, इनॉग्रेट किया, आधारशिला नहीं रखी, उद्घाटन किया। उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने कहा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो नागपुर में हुआ था। कब? 1975 में। तो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 में नागपुर में हुआ था और उसमें ये प्रपोजल बनाया गया था कि एक इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी के प्रपोजल को सार्थक किया गया 1997 में, जब महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी बनाई गई वर्धा में। तो 1975 में नागपुर में सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? नागपुर में। क्या कहा गया कि एक इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी की याद में महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा में बनाई गई और इसको 1997 के एक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है। 2022 में इसने सिल्वर जुबली अचीव की। तो पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में 1975 में। लेटेस्ट कहाँ हुआ है? तो 2018 में 11वां हुआ है। कहाँ पे? मॉरिशस में। अब 2021 का फिजी में डिसाइडेड है कि यहाँ पे होना है। वर्धा एक पवित्र भूमि है, ये किसने कहा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने। क्यों कहा भाई पवित्र भूमि है? क्योंकि आचार्य विनोबा भावे और महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही है वर्धा और उनके दर्शन शास्त्रों से प्रभावित रही है वर्धा। हिंदी के विषय में कहा जाता है, कहा गया है इन्होंने कि आर्टिकल 344 से लेकर आर्टिकल 351 यानी 344 से लेकर 351 तक हिंदी और अन्य भाषाओं का प्रोविज़न किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारी 8वीं शेड्यूल है यानी 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भाषाओं को लिस्टिंग की गई है। हालांकि जब ये अनुसूची बनी तब उसमें 14 यानी 14 लैंग्वेजेस ही थी। लेटेस्ट भाषाएं ऐड हुई हैं 2003 में 92nd संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, सैंथाली, ये 92nd संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लास्ट संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में कब किया गया? तो आप प्लीज़ 2003 मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि 2006 में 96वां संविधान संशोधन किया गया। क्यों? ओरिया लिखा था, ओरिया
उसका नाम ओडिया किया गया। ठीक है, तो ये छोटा सा था, हालांकि उस दौरान कोई एडिशन नहीं हुआ था, याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की जा रही थी, वाइस प्रेसिडेंट जी थे। उसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ और थी पीआईबी में, मैं चाहता तो उसका दूसरा आर्टिकल बना देता, लेकिन इस तरह से न्यूज़ बनाना ठीक नहीं है। क्या था न्यूज़? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा में जो महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट है वहाँ पर नए टर्मिनल की बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया। महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? त्रिपुरा में, याद रखिएगा, इम्फाल में। उसके अलावा ग्राम समृद्धि योजना और प्रोजेक्ट मिशन 100 इसको भी लॉन्च किया है त्रिपुरा में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो हमने हिंदी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लिया, और महात्मा गांधी तो हमारे फेमस रही है। 1937 में उन्होंने नई तालीम शब्द दिया। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डे पे टर्मिनल को इनॉग्रेट कर रहे थे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा P8I एयरक्राफ्ट, ये जो ऑपरेशनल हो गए हैं INS हंसा पर। INS हंसा कहाँ है? गोवा में है, याद रखिएगा। वहाँ पर P8I एयरक्राफ्ट आ गए हैं। ये डोजियर विमान होते हैं P8I, इनका MiG-29K ने स्वागत किया है। MiG-29, कितनी अजीब बात है ना, रशिया का विमान है MiG-29, वो अमेरिका के P8I का स्वागत कर रहा है। देखिए बोइंग जो कि विमानन फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, वो P8I एयरक्राफ्ट को बनाती है। हाल ही में उसी के P8I एयरक्राफ्ट INS हंसा पर ऑपरेशनल हो गए, जो कि गोवा में है, याद रखिएगा। तो 2 एयरक्राफ्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एग्जाम्पल ये नहीं है कि कहाँ पे पहुँच चुके हैं, एग्जाम्पल ये है कि P8I एयरक्राफ्ट किससे रिलेटेड है? अमेरिका के रिलेटेड है, और बोइंग इनको बनाता है। इंडियन नेवी द्वारा पहला बैच P8I एयरक्राफ्ट का कब लिया गया? 2013 में। तब इसमें 8 P8I एयरक्राफ्ट आए हमारे पास। बाद में सेकंड बैच आया, 4 और P8I एयरक्राफ्ट आए। नेवल स्क्वाड्रन यानी जो नेवी की स्क्वाड्रन है उसमें 316 में शामिल किया गया है इनको, INS हंसा, जो कि कहाँ पे है? गोवा में। तो आप अगर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ये आपका खड़ा है P8I एयरक्राफ्ट, डोजियर विमान है। MiG-29 ने इसका स्वागत किया है INS हंसा पे। तो ये हमारी P8I की न्यूज़ हो गई। आपसे पूछ ले कितने P8I हैं, तो 8 ये हो गए और 4 और हो गए, 12 P8I हो गए, अमेरिका से आए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यानी नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी, जो मैंने फिर से इसमें कवर की, कि BRO की मेहनत की वजह से क्या हुआ है, ज़िंदगी में पहली बार जोजिला माउंटेन पास 31 दिसंबर के बाद भी ओपन है, यानी कि यहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं। जोजिला माउंटेन पास 11,500 फीट से भी अधिक ऊंचाई पे है, और BRO के कई सारे बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं जिनका नाम है बीकन और विजयक। नाम रखिएगा, बीकन और विजयक BRO के प्रोजेक्ट हैं। इसकी वजह से लद्दाख में जो एक्सट्रीम वेदर है वहाँ पर रोड है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है। जोजिला माउंटेन पास की बात करें तो 14.2 किलोमीटर लंबा रोड टनल है, अटल रोहतांग में है, याद रखिएगा। अटल रोहतांग पास का नाम है, अटल टनल आपने सुना होगा, वो रोहतांग पास का नाम है, हिमाचल प्रदेश। जोजिला ये कहाँ है? लद्दाख में। ये द्रास और सोनमार्ग को जोड़ता है, ये बस याद रखिए। 14.2 किलोमीटर है। जोजिला पास में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है 2018 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत तेज़ी से काम करवा रहे हैं, अगले 5 से 7 साल में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि BRO जो है जोजिला पास में काम कर रहा है। उसके अलावा इसके विजयक और जो अभी आपको बताया है ऑपरेशन, वो देख लीजिएगा। BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को BRO की स्थापना हुई जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ताकि रिमोट एरियाज़ में रोड बनाई जा सके। BRO 2015 तक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत था, और 2015 में इंटायरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ले आया गया। इंटायरली मतलब इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भले ही हो, लेकिन फंड जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट देता था, लेकिन अब फंड भी आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देखते हैं, ईयर एंड रिव्यू आया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। देख लेते हैं क्या है। देखिए कई सारी स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च की, जिसकी वजह से 2021 इनके लिए सुखद हो गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत कई सारे इनिशिएटिव। पहली बात तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 25 जून 2015 को ये लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। टारगेट क्या था? अर्बन हाउसिंग जो शॉर्टेज है उसको जो है एड्रेस करना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि स्लम एरियाज़ में लोग रहते हैं, अर्बन हाउसिंग प्रॉब्लम तो है ही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अर्बन एरियाज़ है उसका टारगेट था सभी को 2022 तक पक्का हाउस प्रोवाइड करना। ये टोटल डिमांड कितनी थी? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 1.12 करोड़ हाउसेस की डिमांड थी, लेकिन 1.14 करोड़ हाउसेस जो है सैंक्शन किए गए। उसमें से
91.5 लाख जो हाउसेज हैं वो ग्राउंड पे आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, और 53 लाख हाउसेज जो है कंप्लीट भी हो चुके हैं, डिलीवर किए जा चुके हैं। तो भाई काम तो बहुत अच्छे से हुआ, कुछ भी नहीं कहो। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 1.12 करोड़ का टारगेट था, 1.14 करोड़ सैंक्शन किए गए, 53 लाख के आसपास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो 17.35 लाख बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत सब्सिडी अचीव की है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत। और उसमें से 6.15 लाख बेनिफिशरी हैं जो कि मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, MIG। देखिए नाबार्ड पेड ग्रुप जो है हमारा नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, उसमें MIG LIG ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए अलग बात है, ठीक है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की बात करें, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का ही पार्ट है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए 6,368 हाउस बन चुके हैं, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देती है, उसमें कई सारे घर होते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 6,368 घर बने हैं जिनकी कॉस्ट आई है 790 करोड़ के आसपास, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ओवरव्यू है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट, टर्म और फैक्ट सब कुछ दिया हुआ है। बाद में अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत पीछे आवाज़ आ रही, गुस्सा बहुत आ रही मेरे को आज। देखिए अमृत मिशन के तहत जो सैप था यानी सपोर्टेड एकोमोडेशन असिस्टेंट प्रोग्राम, इसका साइज था 77,640 करोड़। कितना? सैप प्रोग्राम का साइज था 77,640 करोड़। 5818 प्रोजेक्ट के लिए था। लेकिन सैप जो आपका प्रोग्राम था वो भले ही 77,000 करोड़ का हो, लेकिन अभी तक अमृत मिशन के तहत जो सैप प्रोग्राम है उसमें 80,000 करोड़ से भी अमाउंट ऊपर दिया जा चुका है। अमृत 2.0 भी लॉन्च किया जा चुका है 1 अक्टूबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है फंक्शनल वाटर टैप के द्वारा सभी हाउस होल्ड में, ठीक है। अमृत 2.0 जो लॉन्च किया गया वो 2,77,000 करोड़ है। कितना? 2,77,000 करोड़। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। 2,77,000 करोड़ का है अमृत 2.0। इसमें से सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल का शेयर कितना है? 76,760 करोड़। ये 2021-22 से 25-26 के लिए यानी 5 वर्षों के लिए है अमृत प्रोग्राम 2.0। वाटर सप्लाई सेक्टर के लिए 1326 प्रोजेक्ट हैं 41,850 करोड़ के। उसके अलावा ये छोड़िए, आप इतना डीप नहीं पढ़ना, क्या मतलब है। स्वच्छ भारत मिशन देख लीजिए आप। अर्बन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन जो रूरल है ग्रामीण, उसमें ODF प्लस विलेजेस निर्मित करने में टॉप किसने किया है? तेलंगाना ने। अभी मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वहाँ पे। हालांकि अब मैंने करंट अफेयर्स वापस इंग्लिश में ही कर दिया है क्योंकि बहुत कंप्लेन आ गई 2 दिन में। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ। इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना था। 31 जो शहर हैं वो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर चुके हैं ओपन डिफिकेशन फ्री के तौर पर, और 58 को ओपन डिफिकेशन फ्री का सर्टिफिकेट मिल चुका है 1 जनवरी 2021 तक। याद रखिएगा 58 को सर्टिफिकेट मिल चुका है। ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस सर्टिफाइड सिटीज़ जो है 1828 हो गई हैं, और ओपन डिफिकेशन प्लस सर्टिफाइड हो गई हैं 472। ये ODF प्लस क्या होता है? ODF प्लस होता है भाई खुले में फ्ली, जो आपका फीकल स्लज है वो नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। ODF प्लस प्लस क्या होता है? ODF प्लस प्लस ये होता है भैया आपका कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो ढंग से किया जाए। तो ODF प्लस में 1828 शहर आ चुके हैं। ODF प्लस प्लस में 472 शहर आ चुके हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट की बात करें तो 20,892, ये वैल्यूज याद रखिएगा। 1 जनवरी 2021 तक इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट 20,892 बन चुके हैं। कम्युनिटी टॉयलेट की बात करें तो 17,866 बन चुके हैं। आप पढ़ना चाहें तो यहाँ देख लीजिए। देखिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट 20,892 करोड़, कम्युनिटी टॉयलेट 17,866 करोड़ बन चुके हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात किया तो 100% डोर टू डोर कलेक्शन करना था, जो कि 86,000 वाट्स के आसपास बढ़ गया है। और बाकी मत पढ़िए वरना पगला जाएंगे हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 भी लॉन्च कर दिया गया। अमृत का भी 2.0 लॉन्च किया गया। अर्बन का भी, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का भी 2.0 लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। सेकंड फेज लॉन्च किया गया 1 अक्टूबर 2021 को, यानी सेम डेट है अर्बन की और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के साथ साथ अमृत मिशन की। ये जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है इसके लिए 4.4 लाख करोड़ जो है सैंक्शन किया गया है ताकि यूनिवर्सल अप्रोच इंश्योर की जा चुके। उसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज में सैनिटेशन और वाटर का सेचुरेशन इंश्योर किया जा चुके। तो दोनों मैंने बता दिया आपको, अमृत 2.0 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 दोनों रखिएगा। अमृत के लेवल अलग है
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 4.4 लाख करोड़ है। बाद में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है, लेकिन वो अर्बन एरियाज के लिए बात करें तो इसका टारगेट क्या था, अर्बन एरियाज में पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करना और लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कुछ भी। तो DNURLM जो LM है वो अलग बात है और NRLM अलग है। ये DNULM 28 राज्यों में अभी तक स्थापित किया चुकी है। 1.30 लाख शेल्टर स्पेस जो है क्रिएट किया चुका है अर्बन होमलेस को, बाकी इतना नहीं है। और ये जो DNULM है 26.50 लाख का सर्टिफिकेट जो है वेंडिंग के लिए प्रोवाइड कर चुका है। पैसा पोर्टल में क्या होता है, ये सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इसमें जो DNULM के तहत बेनिफिशियरी हैं उनको पैसा इसी के थ्रू दिया जाता है ताकि वो सही जगह पे खर्च कर सकें। ठीक है, पैसा पोर्टल DNULM के पार्ट के तौर पर है। बाद में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये तो आपके कोविड के बाद लॉन्च की गई। इसमें आपको पता ही था कि स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का कैश दिया जाता है, कई बार पढ़ चुके हैं, प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है इसमें, और उसके अलावा 12 इंस्टॉलमेंट होती हैं 10,000 रुपये वापस करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है तो क्वार्टरली डिपॉजिट होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। PM स्वनिधि स्कीम के तहत और कुछ भी किया गया। जो स्ट्रीट वेंडर जो खाना बनाते बेचते थे, तो PM स्वनिधि के तहत स्वादिष्ट व्यंजन की आधुनिक दुकान स्वाद लॉन्च किया गया। स्वादिष्ट व्यंजन की आधुनिक दुकान यानी स्वाद लॉन्च किया गया है PM स्वनिधि के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है। इसके लिए यानी स्वाद के तहत MOU साइन किया गया है स्विगी और जोमेटो के तहत, ताकि लोगों को घर घर जाकर स्ट्रीट फूड वेंडर्स का फूड प्रोवाइड किया जा चुके। अभी तक स्वाद स्कीम के तहत 8,486 स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो है अपना 4.9 करोड़ का जो है आइटम सेल कर चुके हैं। बाकी ये आप देख लीजिए, ये मेरे ख्याल से 24.5 लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर डिजिटली ऑन बोर्ड कर चुके हैं और 10.9 करोड़ के आसपास डिजिटल ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। इतना डीप नहीं पूछना चाहिए। आज का लास्ट आर्टिकल है टेक्सटाइल। आपको पता है GST की 46 मीटिंग हुई थी, तो टेक्सटाइल पर जो GST करने का वो था कि 12% कर देना है, उसको रिवर्स कर दिया था। इसके लिए थैंक बोला है किसने, पीयूष गोयल जी ने, जो कि हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री और मिनिस्टर का है कि आप देख लीजिए, पीयूष गोयल जी कॉमर्स इंडस्ट्री टेक्सटाइल मिनिस्टर। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और फिनांस मिनिस्टर को थैंक्स किया है कि GST जो टैक्स स्लैब है वो 5% रखा गया है, पहले 12% कहा गया था। किस पे, टेक्सटाइल पे। 46 मीटिंग हुई है GST काउंसिल की निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में। उसमें डिसीजन लिया गया भैया GST टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाया जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक नए साल में गिफ्ट हो गया, ऐसा कहना है पीयूष गोयल का। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, यानी साथ विकास प्रयास विश्वास, ये टारगेट्स अचीव करने हैं। पीयूष गोयल जी ने कहा है अब 5% हो गया है टेक्सटाइल सेक्टर में, तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है अचीव कर लेगा। बाकी मिनिस्ट्री ने ये विकास और आत्मनिर्भरता के लिए कई सारे सजेशन दिए हैं। PLI स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है। टेक्सटाइल सेक्टर में PLI स्कीम के लिए 10,683 करोड़, कितने, 10,683 करोड़ दिए गए हैं PLI स्कीम के तहत, जिसकी वजह से 7.5 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे। बाद में प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्कीम के तहत 7 मित्र पार्क स्थापित किए जाने हैं, और बाकी ये तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ROSCTL यानी रिबेट ऑन स्टेट सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, ये ROSCTL जो स्कीम है मार्च 2024 तक इम्प्लीमेंट की जाएगी और इस पर जो है रिबेट दी जाएगी टैक्सेस और लेवीज की। तो ये जरूर याद रखिएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से काम कर रही है। मुद्रा स्कीम के तहत टेक्सटाइल सेक्टर को जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है वो मार्जिन मनी दी जाती है 20% ऑफ लोन अमाउंट, यानी अगर आपके पास 20 रुपये हैं तो आपको 100 रुपये का लोन मिल जाएगा। मार्जिन मनी ये होती है, पहले आप तो बताओ आपके पास कितने रुपए हैं, तो 80 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन ये 25,000 से अधिक नहीं होने सकते मुद्रा लोन के तहत पर वीवर। एक शिशु लोन के तहत दिया जाता है भाई टेक्सटाइल सेक्टर में अगर वीवर है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई हैंडलूम ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अधिकतम 20 लाख, और उसकी भी मार्जिन मनी यही है, यानी 4 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। तो टेक्सटाइल सेक्टर में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत, देखिए मुद्रा लोन आपको बताइए शिशु तरुण किशोर, नाबार्ड सीरीज में भी पढ़ते थे हम लोग, पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 45% बढ़े हैं। अप्रैल से नवंबर 2021 के बीच में $16.7 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ, जो कि लास्ट ईयर से 45% अधिक है। तो बस इतने आर्टिकल थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर।